मेरे घर कोई आता है तो मैं नहीं पूछता हूँ आपका जात क्या है। मैंने कभी नहीं पूछा आप वोट दिया कि नहीं दिया। फिर से अररिया की जनता चुनेगी या नहीं चुनेगी। काम करता हूँ तो क्यों नहीं जीतेंगे। 22 समीकरण का सीट बनता है लेकिन उसको भी मैं तोड़ देता हूँ। और जो वोट देता है उनका भी, जो ना वोट देता है उनका भी मैं काम करता हूँ। मैं आज भी किराए के मकान, कितना किराया देते हैं इस वक्त मकान? 20,000 रुपया, 25,000। अच्छा, मैंने 400 ब्रिज बनवाया है अभी पिछले 4 साल में। 2 दिन पहले एक पुल गिरा है अररिया में। मुझे जानकारी मिली है चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, कि पुल बनते ही बह गया। आपको पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगा तो ऐसा मार वार खाए हो कभी आप अपने पिताजी से? कहते थे बेटा MA BA पास करोगे नौकरी नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था और मात्र 3,000 वोट से हारा। पूरे दिन भर में घर में कभी कोई खाना वाना बनाते हैं, कभी कुछ घर का इधर उधर का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? नमस्कार, अमरुजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और मेरे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं। पहचान के मोहताज नहीं हैं, 3 बार के सांसद हैं, जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं, काफ़ी पावरफुल, जादू दिखाते हैं। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद, स्वागत। सबसे खास बात प्रदीप सिंह जी की तो ये है कि अगर आप अररिया की ज्योग्राफिकल वैल्यू समझेंगे, अगर आप अररिया को समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर 40, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आंकड़ों में 43% जो आबादी है मुसलमानों की है। और जब मेरी बैक ऑफ द कैमरा प्रदीप जी से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि ख़ास तौर से अगर हम मुस्लिमों को मिला लें, और एक और आपने कहा था कि 53% कुल यादव, ये इस पूरे ग्राफ के बाद अगर हम देखें तो भी 3 बार प्रदीप जी जीते हैं वहाँ से। कई जगहों पर आपने पढ़ा और सुना होगा कि प्रदीप जी का मैजिक चल रहा है। आज उसी मैजिक पर हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिरकार वो चमत्कार क्या है, वो कौन सा जादू अररिया में कर रहे हैं प्रदीप जी कि अररिया की जनता उन्हें बहुत पसंद कर रही है और तीसरी बार विजयी बनाया है उन्होंने। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम अररिया जिला वासियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने 3 बार मुझे सांसद बना के भेजने का काम किया। देखिए, वहाँ पर मैं नेता के नाते नहीं, एज ए सांसद मैं काम नहीं करता। वहाँ पर मैं जनता का प्रतिनिधि, जो असली सेवक होता है, वह सेवा करता हूँ। और दिन रात 24 घंटा में मैं 18 घंटा काम, 19 घंटा काम जनता के लिए करता हूँ। और जो वोट देता है उनका भी, जो ना वोट देता है उनका भी मैं काम करता हूँ। क्योंकि सांसद तो मैं सबका हो गया, तो कोशिश होती है कि जो नहीं दिया है उनका भी काम करके दिल जीते। क्योंकि वोट तो बंदूक गोली से नहीं लिया जा सकता है, दिल जीत के ही लिया जा सकता है। तो यही हमारी कोशिश होती है कि सच्चा जो जनसेवक है, मानव कल्याण कैसे हो, उनका दुख दर्द में हम सम्मिलित रहते हैं, उनका सुनते हैं, उनकी बातों को, और जहाँ तक होता है मैं उनको हेल्प करता हूँ। और पार्टी दल से ऊपर उठ करके मानवता के नाते, अररिया का नेता नहीं, अररिया का बेटा के नाते मैं दिन रात भेदभाव नहीं करता। मेरे घर कोई आता है तो मैं नहीं पूछता हूँ आपका जात क्या है। मैंने कभी नहीं पूछा आप वोट दिया कि नहीं दिया। तो इस नाते मैं काम करता हूँ और सभी प्रकार का वोट मुझे मिलता है। आपने कहा कि ये बहुत सही बात कही है कि काम पर वोट मिलती है और शायद जनता भी काम करने वाले जनप्रतिनिधियों को ही पसंद करती है। लेकिन प्रदीप जी, एक बड़ी ख़ास बात है आप में, जो अक्सर हम देखते हैं, कई वीडियोस भी आपके वायरल इस तरीके से हुए कि आपने सड़क पर चलते चलते लोगों की भी मदद की है। एक तस्वीर भी काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिली, उसमें एक युवक था जो सड़क पर लेटा हुआ था, आपने उस वक्त भी उसकी मदद की थी। लेकिन एक चीज़ जो बहुत गौर करने वाली है कि जब आप सांसदी के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तीसरी बार जब आपको टिकट मिला, ये अनाउंस हुआ कि आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, बतौर सांसद और बतौर एक कैंडिडेट, उस समय मन में क्या लग रहा था आपको? एक तरीके की कोई एक कह सकते हैं कि किसी तरीके का डर था, पता नहीं इस बार क्या होगा, क्या मुझे फिर से अररिया की जनता चुनेगी या नहीं चुनेगी? उस वक्त क्या सोच रहे थे आप जब अनाउंस हुआ कि आप वहाँ से टिकट लड़ने वाले हैं? देखिए, मुझे 7वीं बार पार्टी ने टिकट दिया है और आज तक मुझे इतना कॉन्फिडेंट होता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी और चुनाव जीतूंगा भी। क्योंकि मैं दिन रात काम करता हूँ, जनता पर मुझे भरोसा होता है। भले ही मार्जिन कम बेस जो हो जाए,
लेकिन कभी यह चिंता नहीं था कि टिकट ना मिलेगी, कभी यह मतलब चिंता नहीं हुआ कि हम हार जाएंगे। चुनाव जीतेंगे ही, मैं कभी निगेटिव नहीं सोचता हूँ, हर हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और आशावादी रहता हूँ। कभी जीवन में निराशा नहीं होता है कि हम हारेंगे। तो जैसा सोचिएगा वैसा ही होता है। इसीलिए पक्का इरादा होना चाहिए, नेक, और काम करते चलिए, फल मिलता ही है। यही मैं सीखा हूँ। मैं पीछे नहीं देखता हूँ, आगे देखता हूँ। तो आगे बढ़ने वाले को कभी भी अब चलो जीतेंगे कि हारेंगे, जीतेंगे कि हारेंगे, ऐसा नहीं सोचता हूँ मैं। जीतूंगा ही। काम करता हूँ तो क्यों नहीं जीतेंगे। तो जनता को वोट देना है, जनता का दिल जीते हैं, काम किए, देना ही देना है। तो सेवा भाव से जो काम करता है उसे जनता देती है और वो देती आ रही है मुझे। और मैं जीवन भर अररिया का काम करता रहूँगा तो शायद अररिया का कर्ज नहीं उतार सकता हूँ, क्योंकि इतना टफ सीट है वो। माई समीकरण का सीट बनता है, लेकिन उसको भी मैं तोड़ देता हूँ। तो सभी देते हैं, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, सब लोग वोट देता है मुझे। अच्छा, राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग वाली थीम को आपने फेल किया है। यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं चली है सोशल इंजीनियरिंग वाली, खासतौर से अररिया की मैं बात करूँ, जो एमवाई समीकरण की आप बार बार जिक्र कर रहे हैं इसका। वहाँ तक कोई थीम ना काम करे, कोई थ्योरी ना काम करे, बस काम करे तो काम करे। ये किस तरीके से आपने वहाँ पर बनाया? कितनी मुश्किल हुई जनता के दिल में अपनी जगह बनाने में बतौर सांसद? देखिए, मैं सबसे पहले कि कोई राजनेता का बेटा नहीं, मैं छोटा परिवार, मेरे पिताजी टीचर थे और जन सेवा का भाव से ही राजनीति में आया। पॉलिटिक्स तो झूठ फूस बोलता है लोग, हम बहुत झूठ फूस बोलते नहीं हैं। और हिंदुस्तान में पहला सांसद मैं हूँ। मैं 2 बार विधायक भी रहा हूँ और तीसरी बार सांसद हूँ। आज भी हिंदुस्तान में शायद पहला सांसद हूँगा जो आज भी मैं किराए के घर पे हूँ। अच्छा जी, मैं आज भी किराए के मकान पे हूँ। ये कौन से मकान की बात कर रहे हैं आप? ये जिस मकान में मैं अररिया रहता हूँ, अच्छा, वो किराए का मकान है? बिल्कुल किराए का है। अच्छा पिताजी टीचर थे। अच्छा। और हमने यह तय किया था कि घर तब बनाएंगे जब जनता का घर बन जाएगा। अच्छा। गरीब लोगों का घर, जब तक 2.5 लाख लोगों का घर बनवाया अररिया में, प्रधानमंत्री आवास, और 1 लाख बाकी है। तो मैंने मन में संकल्प लिया, जब तक पूरे सभी का घर नहीं बन जाए, गरीब का छत, तब तक अपना घर नहीं बनाऊंगा। आज भी किराए का मकान? बिल्कुल, आज भी। कितना किराया देते हैं इस वक्त मकान का? 1000 रुपया, 25,000 रुपया। अच्छा, वाह। पहले तो 3,000 2,000 देते थे। हाँ, पहले अब अभी 15,000 देते हैं। अच्छा। और 2 कमरे का मकान है। हाँ। और अब एक किराएदार की तरह मकान मालिक आपसे पेश आते हैं या फिर कहते हैं कि अरे सांसद जी जैसे रहना है? 35 साल से रह रहा हूँ, 32-34 साल से। अच्छा। तो लोगों को ये पता है कि यह प्रदीप जी कोई नेता नहीं है, यह सेवक आदमी है, सेवा करने वाला है। इसलिए सभी तबके का सारा समीकरण वहाँ फेल हो जाता है। बिल्कुल यही मेरे आगे। क्योंकि लोगों को काम चाहिए। रोज काम कौन करेगा। हम सुबह उठते हैं, 8 बजे बैठते हैं, 12-2 बजे तक लोगों का सुनते हैं। ये रोज का रूटीन है? रोज का जनता दरबार लगता है। और जो सबसे नीडी लोग होते हैं समाज के, जो कमज़ोर वर्ग का लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो आते हैं। जब वो आते हैं तो उनकी बातों को सुनता हूँ। और जन नेता वही हो सकता है जो जनता की बात को सुनेगा। डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट कर देने से आप लगातार लंबी राजनीति करने के लिए आपको जनता का दिल जीतना पड़ेगा। तो रोज़मर्रा का जो वहाँ काम है वो हम करते रहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आ गया तो उसको लगना चाहिए कि सांसद जी एक अच्छे टीचर हैं। अगर कोई किसान आ गया मेरे घर तो उसको दिखना चाहिए कि ये किसान का बेटा है। अगर कोई पढ़ा लिखा आ गया, विद्वान आदमी, तो उसको दिखना चाहिए कि ये विद्वान है। अगर गरीब आ गया तो आप ठीक से बात तो करोगे, बिल्कुल, उनका दुख तो सुनोगे। तो लगना चाहिए कि मेरे दुख सुन के सांसद जी भी दुखी हैं।
तो यह भाव दिखना चाहिए, तभी आप जनता के दिल में राज कर सकते हो। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हैं आप? अब बहुत पढ़े लिखे नहीं है, इंटर है, अच्छा, पढ़ने का अवसर मिला नहीं, परंतु पढ़ने में मन लगा आपको? हाँ मन लगा। हम जो राजनीति में आए हैं वहाँ से आए थे, जहाँ हाई स्कूल में जब पढ़ते थे तो नदी टप के इतना पानी में जाते थे। अच्छा। हाँ, और उस दुख को देखा। इलाके में कहीं रोड, मेरा कोसी का बेल्ट है, हाँ, कोसी तो बाढ़ बाढ़ आती वो है। बिहार का। मैंने 400 ब्रिज बनवाया है अभी पिछले 4 साल में, 400 ब्रिज। जिला मुख्यालय आने के लिए 3-3 घंटे लगते थे लोगों को, आज 1 घंटा में जिला का किसी कोना से अररिया हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। मैंने इतना डेवलप करवाया। अच्छा, पुल का जिक्र कर रहे हैं आप, अभी 2 दिन पहले एक पुल गिरा है अररिया में। एक बहुत महत्वपूर्ण पुल है बकरा नदी में, जो कुरसा काटा और सिकटी को जोड़ता है। एक ब्रिज में उसमें पहले भी बनवाया था, लेकिन नदी आगे बढ़ गई, पुल यहाँ बनवाए, नदी इधर आ गई कट के। अच्छा। फिर दोबारा उसमें दिया, और मुझे जानकारी मिली है चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, कि पुल बनते ही बह गया। तो मैंने कल सेक्रेटरी से बात किया है, दीपक जी से, बिहार सरकार के जो RWD के सेक्रेटरी। मैंने उनको कहा है कि आप जांच कराओ और इसमें संबंधित इंजीनियर्स जो उसमें तकनीकी पुल बनवाते हैं, JE होंगे, AE होंगे, कार्यपालक अभियंता होंगे, और संवेदक, जांच करके कड़ी कार्रवाई करिए और पैसा रिकवरी करिए उससे कि पुल कैसे टूटा, और पैसा वसूल कर उस पर क्रिमिनल केस करो, ताकि दोबारा इस तरह का गलती न करे। अच्छा, बिहार में ऐसे भी पुल टूटने के कई मामले सामने आते रहे हैं, मतलब वजह आपको बतौर सांसद क्या लगती है, क्या होगी इसके पीछे की वजह? देखिए, कहीं न कहीं तो लापरवाही है इंजीनियर्स का, संवेदक का, और कई बार तकनीकी बातें भी होती है। जी। तो अब ये जांच का विषय है कि क्या इशू है पुल बनाने में। अगर जैसे डिप्थ उसका पाया होता है, जी। तो पाया का 60 फीट, जैसा मुझे कल जानकारी लिया है कि 60 फीट डिप्थ होना चाहिए। अब कितना नीचे गया वो पाया, नहीं पता है। वो पता नहीं, तो जांच का विषय तो है। इंजीनियर बताएगा। अगर 60 के बदले 40 कर दिया तो सिंक करेगा, बिल्कुल। धसेगा। तो इसलिए जांच का विषय, मैंने कहा जांचोपरांत संवेदक और इंजीनियर्स दोनों पर कार्रवाई हो, और 12 करोड़ का पुल है, सभी राशि को उससे वसूला जाए और उसी राशि से पुनः पुल बनवाया जाए। एक बार आपके खुद के पर्सनल लाइफ पर आते हैं सर। अब आपने बताया कि आपके पिताजी टीचर रहे हैं, तो ऐसा कभी हुआ कि आपको पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगा तो ऐसा मार वार खाए हो कभी आप अपने पिताजी से? स्ट्रिक्ट रहे आपके पापा? पहले तो गुरुजी बचपन में टीचर मारते ही थे, टास्क देते थे, याद करके आना, याद नहीं होती थी तो फिर वो गुरुजी जो है वो लील डाउन भी कराते थे करची से मारते थे। अच्छा। अब तो बदल गया। हाँ। अब तो बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को डांटना नहीं है, अब तो एजुकेशन का सब सिस्टम बदल गया। लेकिन पहले तो करते ही थे टीचर लोग, और भय भी था पहले। अच्छा, डर लगता था? हाँ। आपको लगता था? हमारे पिताजी टीचर थे। हमको जब बचपन में पढ़ाते थे तो पढ़ाते पढ़ाते वो कहते थे, बेटा MA BA पास करोगे नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा। ठीक है, तुमको GK की बात पूछेगा। कॉम्पिटिटिव युग है। जब तक कंपटीशन में नहीं बैठोगे तब तक नौकरी नहीं मिलेगी। तो पिताजी हमको रोज जनरल नॉलेज की बात बताते थे, हम भूल जाते थे। ठीक है, तो पिताजी को मुझे पढ़ाते पढ़ाते प्रेरणा मिल गई। अच्छा। तो हिंदी में 2 पार्ट होता है, गद्य और पद। जो कविता गुरुजी रटवाए होंगे बचपन में, पोएम, वो अभी भी याद होगी, कहानी भूल गए होंगे। तो पिताजी हमको रोज बोलते थे कि भारत में कितने राज्य हैं, तो उस समय 25 राज्य हुआ करते थे, अब तो बढ़ गया, तो हम भूल जाते थे, किताबों में है। पिताजी को लगा कि हिंदी में 2 पार्ट होता है, गद्य और पद, तो कविता में अगर लिख दें इसको तो याद हो जाएगी। अच्छा। तो पिताजी हमको लिख दिए। अब 25 राज्य का नाम हम बोलते हैं, बिहार, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र,
कर्नाटक, केरल, गुजरात, नागालैंड व उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर प्यारा है, त्रिपुरा सिक्किम हमारा है, पंजाब हरियाणा राजस्थान मिलकर बनता है हिंदुस्तान, भारत के हैं 25 राज्य, मिलजुल कर हम करते काज। गजब, That's all। बहुत बढ़िया, बहुत अब बढ़िया। किस राज्य की राजधानी कहाँ है, हाँ, ये तो और कठिन है। बिल्कुल कठिन है। तो फिर देखिए, मैं पिताजी लिखे उनको अच्छा, कि बिहार की राजधानी पटना है, असम की प्रागज्योतिषपुर, बंगाल की कलकत्ता है, राजस्थान की जयपुर, पंजाब हरियाणा की चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, मणिपुर की इम्फाल, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, त्रिपुरा का अगरतला, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, हिमाचल की शिमला, महाराष्ट्र की बम्बई है, कर्नाटक की बेंगलोर, मेघालय की शिलोंग है, सिक्किम की गंगटोक, केरल की त्रिवेंद्रम है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, तमिलनाडु की मद्रास, कोहिमा नागालैंड की जय जय मदरलैंड। गजब, गजब, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ये आप इस तरीके से आपके पिताजी ने इसे लय में बांधा और आपने याद गागर में सागर, ये पुस्तक पूरे विश्व की बातें जीके में है। जैसे पिताजी कहते थे कि हुआ इज द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन थे। अब लड़के बोल देगा 5वां का नाम। पिताजी उसको लिखे 15 अगस्त सन 47 को भारत का चमका भाल सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल। फिर एक दिन सन 64 आया, प्रधानमंत्री शास्त्री को बनाया। दूसरा, भारत पाक में द्वंद्व छिड़ा, शास्त्री का निधन ताशकंद हुआ। अब बारी इंदिरा की आई, वर्षों तक शासन जमाई। तीसरा, सोई जनता फिर से जागी, आए श्री मुरारजी भाई। चौथा, भाई देसाई भी न टिके, चरण सिंह थे पीछे पड़े। 5वां, इस तरह से पिताजी अटल जी तक लिख के गए। अच्छा, कभी आपको अफसोस, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि हम लोगों को भी कविताएं याद हैं, शायद कहानियां डिग्री बहुत कम है, हाँ, लेकिन वही मैं मेरिट पूछना ज्यादा है। मेरिट ज्यादा, वही मैं कालिदास कम पढ़े लिखे थे, हाँ, वही मैं लेकिन पूछना बहुत चाहती बड़े विद्वान हो गए। हूँ। तो क्या अब आप तो डिग्री हो जाना, मेरिट हो जाना, अब बैठा दोगे कोई सांसद को तो शायद हमसे सकेगा नहीं डिबेट में। तो क्वालिटी, जानकारी होना और डिग्री होना, दोनों में अंतर है। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि डिग्री चलो कोई बात नहीं, नहीं है, नहीं है, ऐसा लगता है आपको कि नहीं डिग्री होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। हम लोग देखिए 4 भाई थे, पिताजी टीचर थे, और जिस इलाके से हम आए हैं वो फ्लडेड एरिया है, बिल्कुल बाढ़ प्रभावित एरिया। साधारण परिवार में जन्मे हैं, कोई बड़ा जमींदार के बेटा नहीं है। और उस समय में उपजा नहीं होता था। उसमें टीचर को कितना 5-10 हज़ार रुपये महीना मिलता था। तो 4 बेटे को पढ़ाना, बाहर भेजना मुश्किल था। तो हम लोग वहीं रह के अररिया में पढ़े लिखे, वहीं कॉलेज से इंटर किया। अच्छा, और टीचर ट्रेनिंग भी किया। मैं टीचर भी बन गया था। अच्छा, नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन मुझे समाज सेवा करना था। अच्छा, कभी आपने सोचा कि आपको सांसद बनना है, नेता बनना है, या फिर ऐसी किस्मत आपको एक और लेकर चली गई और आपने नहीं, उसे... गांव का जो दर्द मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ बहनों को, गर्भवती माँ बहनों को बाढ़ के टाइम में मरते देखा है। सर्प काट लेता था तो उसको मरते देखा है। चचरी पे उठा के लोगों को अस्पताल ले जाता, उसको देखा है। जिस इलाके में हमारा घर है वो टापू है, चारों तरफ नदी था। और यही सोचते थे पढ़ लिख करके, जब मैट्रिक में हम पढ़ रहे थे 10वीं क्लास में, स्कूल जाते थे जब तैर करके 8 किलोमीटर जाते थे रोज धूप में पढ़ने के लिए, पैदल। और तो यही लगा कि कौन एमपी, कौन एमएलए, किसकी सरकार, क्यों नहीं बना। संकल्प ले लिया कि मैं स्वयं एमएलए बन करके मैं इस इलाके का विकास करूंगा। ये उसी समय में ठाने हुए थे। 10वीं में? हाँ, 10वीं क्लास में, 9-10 में जब मैं पढ़ता था, उस समय में संकल्प ले लिया कि खुद को मैं विधायक बनूंगा। सांसद तो सोचा ही नहीं था, विधायक बनूंगा और इस इलाके का संपूर्ण विकास करूंगा। ये मन में ललक था। तो जनसेवा का भाव, इलाके का दर्द मैंने अपनी आंखों से देखा था, और उसी को लेकर आगे बढ़े। और मैं जीवन में पीछे नहीं देखा। सबसे पहले मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था और मात्र 3000 वोट से हारा था। एमएलए में 2000 में।
और 2001 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई, 5 में टिकट दिया, एमएलए बना। तब से आप आज तक बीजेपी में? बिल्कुल बीजेपी में है, और 2 बार विधायक, 3 बार सांसद बना। वाह। हर आदमी के जीवन में एक डर होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज जिससे वो डरता है। सांसद जी किससे डरते हैं? मैं भगवान से डरता हूँ। अच्छा। गलत काम हमसे ना हो उससे डरता हूँ, और बाकी किसी से नहीं डरता हूँ। किसी से नहीं डरते? परिवार में भी किसी से नहीं डरते? क्यों डरेंगे? गलत काम जब करेंगे तो परिवार से भी डरना होगा ना। तो गलत करना ही नहीं है। और भगवान ने 4 बेटियां दी है, ईश्वर, और चारों बेटी टॉपर है। अच्छा। बड़ी बेटी डॉक्टर बन गई, MBBS। वाह। दूसरी बेटी कैट से MBA की है, वाह। IBS हैदराबाद से, वाह। बिजनेस खड़ा कर दी है। तीसरी बेटी क्लैट से लॉ की है, वाह। कॉमन लॉ, NLU नेशनल लॉ कॉलेज बेंगलोर से, BLLB में टॉप की, LLM करके भी आई है, वाह। और गोल्ड मेडल मिलेगा उसको। और चौथी बेटी आपके प्रोफेशन में है, हमें दुनिया देखे लोग। अच्छा, सांसद की बेटी पत्रकार बनी? पत्रकार बनी। अच्छा। तो वाह। उनको शौक है। पहले तो बोली क्या करोगे, बोला मुझे जर्नलिज्म करना है। क्या करोगी, क्या मिलता है इसमें? तो नहीं, मुझे दुनिया देखेगी। तो वो अभी सीख रही है, कर रही है, वो करेगी। वाह, बहुत अच्छी बात अभी है। मैं मिलाऊंगा उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल मेरा आपसे कि सांसद, हम जब सुनते हैं एज अ कॉमन मैन, हम सब सुनते हैं कि सांसद जी हैं, सांसद जी का क्या है, एसी की गाड़ी में बैठते होंगे, एसी वाले घर में बैठे रहते हैं, एक बार जब निकलते हैं बाहर गाड़ी में निकलते हैं। लेकिन सांसद जी पूरे दिन भर में घर में कभी कोई खाना वाना बनाते हैं, कभी कुछ घर का इधर उधर का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, जनता के बीच रहते हैं, मौका नहीं मिलता, लेकिन मुझे सब आता है। सब आता है? हाँ। कभी बनाने का जैसे मौका मिला इस जैसे बीच में? हॉस्टल में पढ़ते थे ना पहले, कॉलेज वॉलेज में, तो वहाँ खाना अपने से बनाते थे। अपने बिहार में दाल भात, आलू का चोखा, भुजिया, आलू का भुजिया, तो ये तो बनाना उतना जानते हैं। अभी कभी बनाने का मौका मिलता है कि नहीं? जैसे अभी मैं बना दूंगा। हाँ। कभी कभी मैं घर जाता हूँ अंदर में, तो मैडम खाना बनाती रहती, तो कहते हैं लाओ मैं चला देता हूँ। बताता हूँ वो सब। कोई चीज़, चूँकि गांव से आए हैं, छोटे परिवार से आए हैं, सब जानता हूँ। सब जानते हैं। हाँ, खाना अच्छा बना के खिला भी सकता हूँ। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज जो बहुत अच्छा बनाते हैं आप, जो आपको लगता है कि मतलब रेस्टोरेंट वाला भी फेल है मेरे सामने? ऐसे तो पहले बचपन में हम लोग वो मटन भी बढ़िया बनाते थे। अच्छा। हाँ, चिकन, मुर्गा हाँ 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 हाँ। अच्छा बनाते थे। अच्छा। हम और इधर से नहीं बनाए हैं। इधर से नहीं हाँ, बना? ये बना दूंगा, अभी भी बना दूंगा, तो बढ़िया ही बना दूंगा। अच्छा अच्छा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे, बिहार का ऐसा कौन सा इलाका है जो आपको लगता है, अररिया छोड़ के, क्योंकि अररिया में तो आप लगातार एक्टिव हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें आप देख समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी कौन सा ऐसा इलाका आपको लगता है कि बहुत पिछड़ा हुआ, बहुत पीछे है, जहाँ पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? आप किसको सलाह देना चाहेंगे? अगर वहाँ के कोई सांसद हों, अगर वहाँ के कोई नेता हों, बिहार सरकार को सलाह देना चाहेंगे, केंद्र सरकार को सलाह देना चाहेंगे, कम से कम वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए। क्या लगता है बिहार को विकास की ओर बढ़ने में कमी कहाँ पर नजर आती है? बिहार में बहुत कमी है। जैसे मैं मानता हूँ कि बिहार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सड़कें बन गई, बिजली चली गई, लेकिन जैसे बिहार में उद्योग लगने चाहिए, शिक्षा एजुकेशन में आगे आना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे बिहार के हर जिले के बच्चे राज्यों के अनेक भाग में जाके पढ़ने जाता है। आप दिल्ली में खोजो, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक, देश के विभिन्न राज्यों में बिहार के बच्चे पढ़ने जाते हैं। बिहार में प्रतिभा का कमी नहीं है। बिहार के बच्चे में वो प्रतिभा है, वहाँ की मिट्टी में इतनी ताकत है। आप देखिए IAS IPS बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आता है हर क्षेत्र में, लेकिन वहाँ साधन नहीं है। यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। आप बगल में यूपी जाइए, नोएडा में कितना यूनिवर्सिटी है, लेकिन बिहार में कमी है। तो बिहार का पैसा बाहर जा रहा है। अच्छा। तो बिहार में शिक्षा में काम करने की ज़रूरत है सरकार को। बिहार में उद्योग धंधे लगने चाहिए। जैसे हमारा जो बेल्ट है वहाँ मक्के की खेती होती है। अच्छा। अभी काफ़ी मक्का जो कटा है सड़कों में बिछा हुआ है, और
बेंगलोर से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से बड़े बड़े उद्योगपति जाके मक्का खरीदता है और वहाँ गोदाम बड़ा बड़ा बनाया है पूर्णिया साइड में, और स्टॉक करके मक्का रखता है, और वह मक्का साल भर ट्रेन से ढो के ले जाता है वहाँ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और सैकड़ों प्रकार का सामान मक्के का बनता है। उसका कॉर्नफ्लाई बनता है, स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है, कॉर्नफ्लोर बनता है, कॉर्नफ्लो बनता है, कुरकुरे बनता है, स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है, मुर्गी का आहार बनता है, पशु का आहार बनता है, अनेक प्रकार का सामान। अब 5 स्टार में बैठ के खाओ तो मक्का मिलता है 4 दाना। तो दुनिया का, भारत के बाजार के साथ साथ दुनिया के बाजार में जाता है, और वहाँ सामान खेती, वहीं कच्चा माल मिलता है, वहाँ से लोग उठा के ट्रेन में कैरिंग करके ले जाता है, पैसा दे के तब कमाता है। वहीं उद्योग लगना चाहिए ताकि बिहार के बेरोजगार, बिहार के गरीब लोग जो देश के अन्य राज्यों में कमाने जाता है उसको रोजगार भी मिलेगा, और वहाँ जो किसान का मक्का का उचित रेट भी मिलेगा। तो ये काम करने का है कि बिहार में उद्योग धंधा लगे, उद्योग का एक अच्छा उद्योगपति जाएगा तो उसकी सुरक्षा का भी गारंटी लेना पड़ेगा, उनको सुविधा भी देना पड़ेगा। इस चीज़ को बिहार सरकार को करना चाहिए। एक पॉलिटिकल सवाल आपसे, अभी नीट पेपर लीक वाला मामला भी चल रहा है, इसमें कई लोगों का नाम भी सामने आया है। इस तरीके की जो धांधलियां सामने आ रही हैं पेपर लीक वाली, परीक्षा वाली, चूँकि अभी आपने शिक्षा पर भी जोर दिया है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और आपने कई बातें साझा की इस दौरान, इन सब मसलों पर, नीट पेपर लीक हो या बाकी परीक्षाओं में धांधलियां चल रही हैं, इस पर क्या लगता है आपको? इस पर सरकार को कौन सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे वो हमारी इंडिया की सरकार हो या बीजेपी का या अन्य सरकार जो भी हो, 100% सरकार को इसमें पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम लेना चाहिए। इसमें क्या, मेधावी जो छात्र है वो पीछे हो जाएगा, और यह बहुत दुखद और शर्मनाक बात है। इस पर कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, बहुत कड़ा। और पारदर्शिता कैसे आवेगा, सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, और जो लोग यह काम करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको ऐसा सज़ा करे, दंडित करे कि दोबारा हिम्मत न करे। कठोर कानून बनना चाहिए इसका। ये पेपर लीक सुनते सुनते हम लोग पूरे बदनाम हो गया है, और गलत मैसेज जाता है। तो बिहार की सरकार हो या उत्तर प्रदेश का, देश के अंदर जो भी सरकारें हैं, इसमें एक्शन लेना चाहिए, पूरा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और ठोस कदम उठाना चाहिए, और जो लोग किया है उसको दंडित करना चाहिए। एक इम्पैक्ट सर दिखा है अग्निवीर योजना का, लोग बड़े नाराज़ हैं, बिहार में भी खासतौर से युवा नाराज़ हैं। एक तो मैं आपके ज़रिए एक मैसेज चाहूँगी युवाओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, और अग्निवीर योजना पर आप खुद क्या उन्हें कहना या समझाना चाहेंगे? देखो, उस पर तो बात चल रही है। पहले तो मेरी सरकार थी तो प्रधानमंत्री ने स्कीम को लाया, लेकिन अब तो हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, त्यागी जी भी बोले थे। मुझे लगता है कि अब स्वयं भारत सरकार और जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, हमारे जो सहयोगी दल है, इस पर बात विचार करके इसको कुछ करेंगे, इसमें कुछ तब्दीली लाने की। हाँ, अब तो चूंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, अब तो अकेले हम कुछ बोल नहीं सकते। हमारी सरकार गठबंधन की है, पहले भी थी, तो अगर कोई सहयोगी दल इस पर सवाल उठाया है तो मुझे लगता है कि मिल बैठ करके इसको हल निकालेंगे लोग। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, आपने कहा भी कि आप अररिया में सबसे ज़्यादा रहते हैं दिल्ली छोड़कर, और चूँकि सेशन आने वाला है तो अभी सेशन में भी आप बिज़ी रहेंगे, किराए के मकान में रहते हैं, लोगों से हर रोज़ संवाद करते हैं। एक ऐसी चीज़ जो आप बिहार की जनता को इस मंच से वादा करना चाहें, या इस मंच से आप बिहार की जनता को कोई संदेश देना चाहें, तो मैं चाहूँगी कि आप आज ज़रूर दें। देखिए, बिहार की जनता को यही संदेश है, हमारे प्रधानमंत्री 10 सालों में भारत को ऊंचाई पर ले गए।
दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था बनाया। कोरोना के बाद पूरी दुनिया पीछे जा रही है। आज चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, रूस हो या इंग्लैंड हो, जो दुनिया का टॉप 10 देश है, उसका आर्थिक ग्रोथ देखिए क्या है, भारत का जीडीपी देखिए क्या है। और मोदी जी का गारंटी है कि आने वाला बहुत जल्दी भारत दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था होगा। तो जब भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो निश्चित रूप से भारत का हर लोग मजबूत होंगे। तो भारत आगे बढ़े, और भारत आगे तभी बढ़ेगा जब मोदी जैसे प्रधानमंत्री को मजबूत करेंगे लोग। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, उन्होंने तो एक वो खींच दिया लकीर कि 2047 तक विकसित भारत होगा। और 2047 तक भारत विकसित तभी होगा जब हमारा विचारधारा को लोग फॉलो करेंगे। ऐसे तो सरकारें आती हैं जाती हैं, परंतु देश को कौन आगे बढ़ा रहा है? आज हर क्षेत्र में कितने आईआईटी खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने एयरपोर्ट बने, तो लगातार देश आगे बढ़ रहा है। तो बिहार के लोगों को और देश के लोगों को निश्चित रूप से ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूत करना चाहिए, इंडिया गठबंधन को ताकत देना चाहिए। और हमारे बिहार वासियों को खास करके कि बिहार में जंगल राज सबने देखा, पुनः जंगल राज न आवे। आज नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, इसमें दो मत नहीं है। बिहार को बदनाम करने वाले लोग हैं। आने वाला दिन में बिहार में पुनः डबल इंजन की सरकार है, ये बना रहेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। बिहारियों को नीतीश जी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, मोदी जी के साथ रहना चाहिए, यही मैं संदेश देता हूं। अच्छा, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि कभी भी मोदी सरकार गिर सकती है, एक छोटी सी गलती और मोदी सरकार खत्म। देखिए, राहुल जी को और तेजस्वी जी को ये सब को लार टपक रहा है जीभा से, गिरे तो हम लोग किसी तरह से बन जाए। देश की जनता ने तय करेगी। आपको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है तो बेकार का टिप? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, हम लोगों को 240 सीटें आई, लेकिन तीसरी बार सरकार है और राहुल जी 3 बार से लड़ रहे हैं, 100 नहीं टपा है, तो उसको 272 पार करने में और 3 बार लड़ना पड़ेगा। जिस रेशियो से वो चल रहे हैं, तो राहुल जी और तेजस्वी जी को लगता है कि सरकार गिर जाए तो बना लें। तो विपक्ष का काम है विरोध बोलना, करना, बोलते रहे। लेकिन मुझे जो लगता है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हो, ये लोग सभी ईमानदार लोग हैं। नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी भी ईमानदार व्यक्ति हैं। गए तो थे नीतीश जी, चला कितना दिन? तो एक तरफ बेईमान है, एक तरफ ईमानदार है। तो सब मिल करके उनको भी बिहार का विकास करना है, उनको भी अपना आंध्रा का विकास करना है। तो केंद्र में भी सरकार रहेगी, वहाँ भी रहेगी, तो डबल इंजन की सरकार है। तो सभी अपने अपने क्षेत्र के प्रति, राज्य के प्रति जवाबदेह भी है ना, तो विकास भी तो करना है। इसीलिए 5 साल सरकार को कोई आँच आने वाला नहीं है और मजबूती से सरकार है और पूरी ताकत से चलेगी। और सरकार विकास भी करेगा, सब विकास चाहता है। और पुनः देश के प्रधानमंत्री को मोदी जी को चुना है, 292 सीट दिया है, और उसके बाद भी टीका टिप्पणी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो विपक्ष को लगता नहीं, कुछ दिखता नहीं है कुछ। राहुल गांधी क्या बोलेगा और तेजस्वी क्या बोलेगा? भारत के नब्ज को टटोला है आज तक कि देश का जनता का मिजाज क्या है। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना यह आसान बात नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं, उन्होंने देश हित में काम किया, इसलिए जनता ने पुनः जनादेश तीसरी बार दिया। चूंकि मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, एक और आखिरी सवाल, सांसद होना, एक सांसद के जीवन को जीना कितना संघर्षपूर्ण लगता है आपको? डे टू डे कितना स्ट्रगल आपको देखने को मिलता है? देखिए, 20-20 लाख मतदाता है, 20-21 लाख, और 28-30 लाख जनसंख्या है। और निश्चित रूप से सांसद बड़े पद पर है। देश का संविधान कानून बैठ के हम लोग बनाते हैं। लोगों को उम्मीदें बहुत हैं एक सांसद से।
लेकिन सांसद कितना कर सकता है उनका भी अपना सीमाएं हैं कि हम कहाँ तक कर सकते हैं। तो उम्मीदें तो लोगों को है और कठिन है। एक बार गलती से भी कोई प्रधानमंत्री जी के नाम पे जीत जाएगा, पार्टी के नाम पे बार बार अगर कोई जीतता है तो निश्चित रूप से उसका अपना क्षेत्र में पकड़ होता है, योगदान होता है, मेहनत करते हैं। तो सांसद के लिए चुनौती तो है और बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। मैंने पहले कहा ना कि विकास काम करना मेरा पहला प्राथमिकता है, लेकिन सिर्फ विकास से नहीं होगा। जनता के बीच सांसद को, जनप्रतिनिधि को रहना भी पड़ता है, उनके सुख में, दुख में। अपने लिए कितना टाइम निकाल पाते हैं आप? मेरा तो कोई टाइम ही नहीं है। मैं सिर्फ, मेरे तो बच्चे भी कभी कभी मुलाकात करने के लिए रात में इंतज़ार करते हैं कि पापा 12 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे। तो अपने लिए समय कहाँ है? हमारा तो सार्वजनिक जीवन है, लोगों के लिए समय है। तो हमको तो अपने लिए समय ही नहीं मिलता है ना। मेरे बच्चों के साथ सभी अफसर अधिकारी गर्मियों की छुट्टी में गए होंगे, हमें वो भी फुर्सत नहीं है। अभी सोचते हैं जनता का काम है, क्षेत्र से आए 5 दिन हो गया, जाना पड़ेगा। तो जवाबदेही जो तय किया है कि हम सांसद हैं, और जो जवाबदेह नहीं है, एक बार बन गए, चलो बने न बने, उसको समय ही समय है उसके पास। तो हम लोग जवाबदेह लोग हैं और इसलिए बार बार जनता सब देखती है ना। मुझे 2 आंखें हैं। अब मुझे 20 लाख मतदाता है तो 40 लाख आंखें तो वही देख रही है कि सांसद जी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब देख रही है, ये पब्लिक है। इसलिए उनसे आप बच नहीं सकते हैं। जनता के मत से ही जीतते हैं, तो जनता को भगवान मानना चाहिए, उन्हीं का पूजा करो, तभी दोबारा जीत के आओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना बहुत कीमती वक्त हमसे साझा करने के लिए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हमने कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश भी की कि एक सांसद होना, सांसद के जीवन को जीना, रोज़ लोगों से बातचीत करना और 100 सवालों के जवाब देना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर से तब जब आपसे कभी भी कोई भी अचानक से सवाल पूछ लिया जाए। तो प्रदीप जी हमारे साथ हैं, अररिया से हैट्रिक लगाई है उन्होंने जीत की और लगातार लोगों से संपर्क में रहते हैं और उम्मीद करते हैं सर कि आने वाले दिनों में बिहार के विकास की जब बयार बहे तो आपका हमेशा से योगदान रहा है और आने वाले दिनों में और अहम योगदान हो, और भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।